गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 2। और संख्या पद्धति का पार्ट 2 जो स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू से करने के लिए चाह रहे हैं मैथ का, ठीक है, वो जुड़ जाए, ठीक है। और एक एक चैप्टर का थ्योरम सहित और उसका ट्रिक के साथ ही बताया जाएगा, क्योंकि होता है क्या कि स्टूडेंट के पास कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि पूर्ण रूप से ट्रिक पर ही रहते हैं, ट्रिक पर ही बेस हो जाते हैं। तो ट्रिक भी ऐसा नहीं है कि ट्रिक ये हम बता रहे हैं गलत है, ठीक है। तो ट्रिक भी जानना भी ज़रूरी है और प्रोसेस भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि ट्रिक भूल जाएगा तो प्रोसेस भी उस जगह बहुत अच्छी तरह से काम आता है। और अभी जो हम लोग जो बैच स्टार्ट किए हैं, इस बैच में ये जो है आपका जनरल कंपटीशन का मैथ का बैच है, जो कि एसएससी, रेलवे या जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है, बीपीएससी, यूपीएससी, जो भी एग्जाम है सभी के लिए आएगा। और अभी जो फिलहाल जो टीचर का वैकेंसी आया है, बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी आया है, ठीक है। तो बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए का स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें उसका प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और आप लोग मात्र ओनली फॉर 50 क्लासेस का होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का मात्र 50 क्लास होगा और 50 क्लास का एकदम 50 वीडियो एकदम पूर्ण रूप से आप देख लेते हो और अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और जितना मैंने प्रैक्टिस करवाया, यदि वो क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो बीपीएससी का ये मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग से, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हो, प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति के पार्ट 2 में, जो कि हम लोग कल लोग स्टडी कर लिए थे कि अंक के बारे में, कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या को किस प्रकार के मानों में व्यक्त किया जाता है, उसके बाद संख्या के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सह अभाज्य संख्या से। जिसको को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ये को प्राइम नंबर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, को प्राइम नंबर होता है कि दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या का कपल या जोड़ा, जो भी है, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याओं का कपल, ठीक है, जिसमें एक को छोड़ के, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, जिसमें एक को छोड़ के कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो या कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 2 3 ले लिए, तो 2 का जो होगा ये गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2 इसको लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा नंबर है कि जो कि दोनों में कॉमन है। एक को छोड़ के यदि कोई दूसरा नंबर यदि कॉमन में आ जा रहा है, यदि उभयनिष्ठ आ जा रहा है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ आ जा रहा है, तो इट मीन्स वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब कि वह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। दूसरी नंबर चीज, यदि ये को प्राइम नंबर का ये कपल है, यदि ये प्राकृत संख्याएं का कपल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये दोनों नंबर ये प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। वो एक प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर यदि हम लेते हैं एज ए एग्जाम्पल कि 5 9 11, ये एक ऐसा नंबर है, तो देखिए इसको चेक करने का क्या तरीका है कि 5 को क्या लिखेंगे, 1 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को, 9 का क्या लिखेंगे, 1 × 3 × 3। यदि ऐसे नहीं करना था तो इस तरह से कर लेंगे, 3 से हो जाएगा 3 से 1, 3 × 3 × 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 × 3 × 3 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक 11 भी है, छूटिए गया, 1 × 11। अब देखिए इसमें आप कि एक जो है एक ऐसा नंबर है जो कि 5 के गुणनखंड में भी है, 9 में भी है और 11 दोनों में भी है, ठीक है, तीनों में है। लेकिन ये एक को छोड़ के कोई और कॉमन आ रहा है,
कहीं 2 तो कॉमन नहीं आया, कहीं 3 तो कॉमन नहीं आया, कहीं 4 तो कॉमन नहीं आया, या 5 कॉमन नहीं आया। मतलब ये कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं का एक ऐसा कपल जिसका यदि हम गुणनखंड करते हैं प्रत्येक नंबर का, तो उसमें यदि 2 नंबर है तो 2 नंबर का गुणनखंड अलग अलग करेंगे, 3 नंबर है तो तीनों का गुणनखंड अलग अलग करेंगे। यदि उसमें सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, सिर्फ यदि एक नंबर 1 कॉमन आ रहा है, तो एक को क्या होगा, वो एक सह अभाज्य संख्या होगा। यदि एक को छोड़ के यदि कोई दूसरा नंबर कॉमन आ गया तो वह एक सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में। ठीक है, तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या से पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होता है कि प्रमेय और अप्रमेय संख्या के रूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 2 प्रकार का होता है। एक आ गया आपका प्रमेय संख्या और एक जो आता है अप्रमेय संख्या आ रहा है। एक प्रमेय आया, एक और क्या आया, अप्रमेय आया। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होगी, वह या तो प्रमेय होगी या तो अप्रमेय होगी। लेकिन अब यहाँ से हम लोग क्वालिफिकेशन करेंगे कि ये कैसे हम कहेंगे कि वो कौन सी संख्या एक प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय है, इसको तो जानना जरूरी है। तो देखिए, प्रमेय का ये कंडीशन होता है कि प्रमेय संख्या वैसे संख्याओं को कहा जाता है कि वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q जो होगा ये क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब एक पूर्णांक होगा। जहां पर p तथा q एक पूर्णांक है एवं q जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा। आ गया समझ में? हम क्या बोले कि प्रमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है कि जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, और वहाँ पर p और q जो होगा एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक कहने का मतलब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मतलब -2/3, -3/2, -5/6, ये सब का सब एक प्रमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम बताएं कि q 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, यदि हम q 0 नहीं होगा, यदि 2/0 q की जगह यदि 0 देते हैं तो ये क्या हो रहा है, q की जगह 0 देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब इसे टर्म एक डिफाइंड ही नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है तो ये क्या होगा, प्रमेय संख्या एक नहीं होगा। लेकिन हाँ, 0/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/3 लिख सकते हैं, मतलब कि अंश इसका 0 हो सकता है, मतलब p 0 होगा लेकिन q 0 कभी भी नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं, मतलब वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ गया। अब आता है कि अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ठीक है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जैसे √3 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा रूट से भी समझ लीजिए। √16 ये एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंडर रूट एकदम पूर्ण रूप से फाइंड हो जा रहा है। और अंडर रूट फाइंड होने की बात तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। यदि कैलकुलेट करने पर यदि वो p/q के फॉर्म में आ जा रहा है तब उसको लिया जाएगा प्रमेय संख्या, ऐसे नहीं कहा जाएगा। जैसे √16 को क्या लिखेंगे, 4/1। √16 4 का वर्गमूल कितना हो, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और 4/1 ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, एक प्रमेय संख्या कहलाएगा। √64 ये भी क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, √8 × 2 ये भी क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 का कितना आएगा, 4, तो 4/1 ये आ गया p/q के रूप में, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे इसी में शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, और अप्रमेय संख्या। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और इससे पहले जान ही लीजिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। तो देखिए,
कोई भी परमेय संख्या जो होती है, ठीक है, कोई भी परमेय संख्या जो होती है वह शांत और अशांत दोनों हो सकता है। परमेय संख्या जो होता है शांत दशमलव में भी होता है और अशांत दशमलव भी होता है ये, ठीक है। लेकिन अपरमेय संख्या जो होता है ये जो होता है ना कि अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। और ये जो होता है परमेय संख्या अशांत आवर्ती होता है। अब कहिएगा कि ये शांत और शांत क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आया आप लोग को। तो देखिए शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस चीज को समझ लीजिए। शांत दशमलव होता है कि जब कोई परमेय संख्या यदि p/q के रूप में दे दिया गया है, यदि मान लीजिए कि एक परमेय संख्या 5/2 था, ठीक है, ये एक p/q के रूप में तो है। तो जब इसको हम यदि यहाँ पर क्या है कि 2 से जब 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या आया, शेष 1 आया। अब इसको आगे दशमलव लगा के जब हम भाग लगाएंगे तो ये क्या गया, ये पूरा क्या हो गया, कट हो गया। इसी को क्या कहा गया, शांत दशमलव। मतलब क्या कि दशमलव के बाद वो एक लिमिट तक रहेगा, उसका एक लिमिट रहेगा, ठीक है। कि दशमलव के बाद ये देखिए यहाँ तक लिमिट रह गया, मतलब क्या 2.5 रह गया, या भी ये कर सकते हैं 0.365। दशमलव के बाद हम कह दिए यहीं तक लिमिट है, ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। 0.96586 यहाँ तक लिमिट रह गया, शांत दशमलव हो गया, ठीक है। तो शांत दशमलव होने का मतलब होता है कि वह दशमलव के बाद वो एक लिमिट तक ही रहेगा, उसको कहा जाएगा एक शांत दशमलव, ठीक है। और अशांत दशमलव होता है कि दशमलव के बाद, जैसे ये अशांत दशमलव है, तो जैसे 10/3 लिखेंगे तो 3 से 10 को भाग दीजिए। देखिए 3 3 9 आया 1 0, फिर दशमलव बैठाए, फिर आया 1, फिर दशमलव बैठाए, फिर आया 1, फिर यहाँ 0 0 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जब ये 10/3 है इसको 3.33333 ये ऐसे रह जाएगा एकदम सबसे अंतिम तक, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। मतलब देखिए ये भी एक p/q के फॉर्म में है, लेकिन है क्या कि ये कंटिन्यू आते रह जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, कि दशमलव के बाद इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया अशांत दशमलव। और दशमलव के बाद इसका अंत है, इसीलिए इसको कहा गया शांत दशमलव। आ गया समझ में शांत शांत? फिर से समझ लिए, शांत का मतलब क्या, दशमलव के बाद वो एक लिमिट तक फिक्स रहेगा, वो शांत कहलाएगा। और अशांत कहने का मतलब क्या कि दशमलव के बाद वो क्या होगा, रिपीट करते चल जाएगा एकदम अंतिम तक, इसका कोई अंत नहीं रहेगा। दशमलव के बाद वो जाएगा अनंत तक, वो भी रिपीट करके जाएगा। अशांत दशमलव सिर्फ ये बताए कि दशमलव के बाद जाएगा अनंत तक, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो परमेय संख्या होता है ना, तो वो अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती होता है, अशांत दशमलव होता है, अशांत में अशांत आवर्ती होता है। कभी आपको पूछ दिया जाएगा, कोई पूछेगा कि परमेय संख्या जो होता है कैसा होता है, तो परमेय संख्या शांत दशमलव भी होता है, अशांत दशमलव भी होता है। शांत दशमलव में तो वो लिमिट तक रहेगा, लेकिन अशांत दशमलव में वो आवर्ती में रहेगा। मतलब क्या, रिपीट करते जाएगा, रिपीट करते जाएगा। जैसे देखिए 0.365 365 365 ये रिपीट करते जा रहा है, मतलब रिपीट करते यदि वो अनंत तक जाएगा तब वो कहलाएगा अशांत दशमलव। मतलब कि परमेय संख्या अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती होता है। सिर्फ अशांत दशमलव नहीं, अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती होता है, और शांत दशमलव तो होवे करता है। आ गया समझ में कि ये परमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं अपरमेय संख्या पर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, अशांत अनावर्ती का मतलब समझिए। अशांत आवर्ती का मतलब समझ लिए, ये देखिए हुआ अशांत आवर्ती 3 3 3 3 3, ये बढ़ते चला गया, ये हुआ अशांत आवर्ती। या कह दिए 0.35 35 35 35 35, ये भी देखिए, ये अशांत दशमलव कहने का मतलब क्या, ये बढ़ते जा रहा है अनंत तक। और आवर्ती कहने का मतलब ये रिपीट करते जा रहा है, उसी को क्या कहा गया, आवर्ती। मतलब पुनः दोहराना, पुनः वही चीज आना, उसको आवर्ती कहा गया। ये हो गया एक परमेय संख्या का उदाहरण।
लेकिन अशांत अनावर्ती जो होता है ना, वो होता है इस टाइप के। वो कभी, वो तो पहला नंबर अशांत कहने का मतलब जाएगा तो अनंत तक, अनावर्ती मतलब कि वो पुनः दोहराएगा नहीं, बिना दोहराए हुए यदि अनंत तक जा रहा है तो उसको अपरिमेय संख्या कहा गया। जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0, कुछ भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। 0.25 255 255 या 0.256 7 9 8, ये कुछ भी बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब कि कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है। यदि दशमलव के बाद वो अनंत तक जाए और वो कभी भी जाके जहाँ तक जाना है वहाँ तक चल जाइए, लेकिन कहीं रिपीट नहीं करेगा, तो उसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। मतलब कि अपरिमेय संख्या जो होता है अशांत तो होता है, लेकिन वो परिमेय आवर्ती, ये क्या होता है, अनावर्ती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्या और या दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत, अनंत जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या प्रेजेंट होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 30 का पावर 11 है, 22 का पावर जो है 24 है और 24 का पावर जो है 16 है। अभाज्य गुणनखंड कितना, उसका अभाज्य गुणनखंड होगा, कितना उसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभी जो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। कि मतलब एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक 30 का पावर 11, 22 का पावर 24 और 24 का पावर 16। ठीक है, इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो 30 को क्या लिखते हैं, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 का पावर कितना आ गया, 11। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 11 का पावर कितना, 24। कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं कितना, 24 को क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू कितना आ गया, 3 का पावर 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ से देख लेते हैं। ये इसको अलग अलग कर देंगे। 2 का पावर 11 आ गया, 3 का पावर 11 आ गया, 5 का पावर 11 आ गया, 2 का पावर 24 आ गया, 11 का पावर 24 आ गया। आगे देखो कितना है, इसका पावर 16 है ना, 16 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 के कितना 48, 3 का पावर कितना आ गया, 16 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो दो वाला को एक साथ पहले कर लेते हैं। तो 2 का कितना हो जाएगा 11 प्लस यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है 48। ठीक है, गुना 3 का देख लेते हैं। तो 3 में कितना है 11 और 16 कितना हो गया 27। ठीक है, उसके बाद 2 तो 3 तो 2 और 3 तो खत्म हो गया, 2 3 क्लियर हो गया। 5 का पावर कितना है 11 है, 11 का पावर कितना है 24 है। अब सबको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, वही होगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो सबको यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है, 24 से 11 35, 8 कितना 43 और 40 कितना 83 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27, ये 11 प्लस ये कितना 24, ये आ जाएगा 7 3 10 1 11 4 15 1 5 बचा 1 8 1 9 2 11 12 तो कितना हो गया 24। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा 145 आएगा। कितना आएगा 145। तो स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट उसको निकालिए कि यदि ये दिया हुआ तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे, उसका पावर है, सबका पावर अलग अलग पहले ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 2 वाले के एक साथ कर देंगे, 3 वाले के एक साथ कर देंगे, 5 वाले के एक साथ, 11 वाले के एक साथ, जो भी आए। ठीक है, उसके बाद
टोटल देख लेंगे, मतलब कि 2 का इतना गुणनखंड आया, 3 का इतना गुणनखंड आया, 5 का इतना आ रहा है और 11 का इतना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो हमको कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबको जोड़ देंगे, वही क्या हो गया, इसका कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई। चलिए अब हमको जो निकालना है कि मतलब कोई भी दे दिया, इसी टाइप का यदि क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजक की संख्या क्या होगा, मतलब कि किस किस संख्या से भाग लग सकता है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या बात की है, वहाँ पे एक भाजक की संख्या बात कर सकते हैं कि किस किस संख्या से भाग लग सकता है। जैसे कि भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यही ना। तो देखिए भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको कह दिया जाएगा कि 12 का जो है कितना भाजक है, ये बताइए हमको कि 12 में किस किस से ही भाग लगेगा, यही ना। 12 में ये किस किस से नंबर से भाग लगेगा, तो बताइए 12 में लगेगा 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, फिर 12 से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 12 को यदि हम इस तरह से निकालते हैं तो 2 छक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम कितना हो गया 3। तो 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, यही ना। तो भाजक यदि मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका क्या है B है, ठीक है, ये आपका कितना है B है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक होता है, ध्यान रख लेना है, A+1 इंटू B+1, ठीक है, A+1 इंटू B+1। तो A कितना है 2, तो 2 + 1 इंटू क्या 3, यहाँ पर कितना 1 है, तो सॉरी 1 + 1, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया। देखिए यहाँ पे 6 आया है ना, आ गया समझ में। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, सोचना नहीं है, प्रैक्टिस सेट होगा। एक एकदम बीपीएससी शिक्षक भर्ती का स्पेशल बैच ही स्टार्ट हो रहा है, 50 दिन के अंदर एकदम पूरे बैच क्लियर होगा, ठीक है। 50 दिन के अंदर मैथ का कहीं से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या बिहार शिक्षक भर्ती का हो, उसका एकदम जबरदस्त पैकेज स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए अब इससे बढ़ के यदि हम कह देते हैं, यदि मान लीजिए कि इस तरह से आ गया कि आप डायरेक्ट जान लीजिए कि x का पावर आपको दे दिया है, x का पावर a आ गया, y का पावर b आ गया, z का पावर c आ गया, w का पावर d आ गया। अब कह दिया कि आपको भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट करेंगे A+A1 इंटू B+1 इंटू C+1 इंटू D+1, डायरेक्ट एकदम कर देना, एकदम डायरेक्ट धड़ाक से निकल जाएगा एकदम। कह दिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 7 पावर 1। अब कहा कि इसमें भाजक की संख्या निकालिए, क्या होगा, तो सीधा जो 3 है कितना 4, 4 है कितना 5, 3 है 4, 1 1 2, 4 × 25 × 80 कितना 160, एकदम फटाक से एकदम घिसते चल जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इकाई अंक पे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे। ऐसा करते हैं कि यूनिट डिजिट का एक स्पेशल वीडियो ही डाल देते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट पर थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, यूनिट डिजिट का एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग का यूनिट डिजिट का रहेगा, ठीक है। और आप लोग एकदम तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए, ठीक है। मैथ का एकदम एक एक करके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी अलग होगा और उसका साथ में आपका जहाँ ट्रिक होगा ट्रिक भी दिया जाएगा, प्रोसेस भी, थ्योरी भी, और एक क्वेश्चन का जितना से जितना मेथड हो सके प्रत्येक मेथड को बताया जाएगा, ठीक है। कहीं सोचना किसी प्रकार का नहीं है, स्टूडेंट एकदम लग जाइए एकदम पढ़ने में और मैथ को एकदम पूरे एकदम अच्छी तरीके से उड़ा दीजिए एकदम। मैथ में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे आप लोग का यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है, यूनिट डिजिट। और आप लोग टेस्ट से इसका जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें प्रत्येक दिन जो है 15 से 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनेगा, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन का एकदम प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग हम पूछिए, ठीक है। और जो लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।